हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज के इस क्लास के अंदर अब हम लोग नाइट्रीन पर बेस्ड नेम्ड रिएक्शंस शुरू करते हैं। और इन रिएक्शंस में हम लोगों को जो रिएक्शंस कवर करनी है वो है हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन, श्मिट रिएक्शन, लोसन रीअरेंजमेंट, नेबर रीअरेंजमेंट और इनके एप्लीकेशन पार्ट्स वगैरह। ठीक है, तो इन रिएक्शंस में मैं सबसे पहले आप लोगों से जो स्टार्ट कर रहा हूं वो है हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। देखो भाई, सबसे पहले तो हम ये देखें ये हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन एक्चुअली है क्या। हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी कभी हम एक अमाइड का रिएक्शन, ये लीजिए Br2 एंड एल्कली के साथ कराते हैं, और वो एल्कली NaOH भी ले सकते हो और KOH भी ले सकते हो, या इसी को हम ऐसे लिख देते हैं कई बार Br2 के साथ एल्कली यानी OH माइनस, और इसी को कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं NaOBr, ये लीजिए, या KOBr। जब भी कभी अमाइड का रिएक्शन हम इन रिएजेंट से करवाते हैं तो हमारे को एक कार्बन कम की अमीन ऑप्टेन होती है, यानी हम ये कहते हैं हमें एक कार्बोनाइल ग्रुप कम करना होता है और हमें एक कार्बन कम की अमीन बनानी है। ये रिएक्शन कहलाती है हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। कि when amides are treated with alkali and halogen, then it gives the 1-degree amine having 1 carbon atom less than the parent amide। तो यहां से हमारे को 1-degree अमीन ऑप्टेन हुआ है। अब देखिएगा ये 1-degree अमीन हमें ऑप्टेन होता कैसे है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, इसे जरा ध्यान से समझना, बिकॉज इसका जो मैकेनिस्टिक पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस मैकेनिस्टिक पार्ट से हम फिर कई प्रकार की चीजों को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, तो मैं सबसे पहले लेता हूं इसकी मैकेनिज्म। हेडिंग डालेंगे आप लोग मैकेनिज्म। देखिए, मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि जो भी अमाइड हम लोगों ने लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहें बेसिक मीडियम के अंदर ये अमाइड अपनी H+ बाहर निकालेगा। तो बेसिक मीडियम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से H+ बाहर निकलेगी, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बेसिक मीडियम में यहां से H+ बाहर निकलेगी। ठीक है, जैसे ये H+ बाहर निकली उसके बाद इससे हमारे को इस अमाइड का ये कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, ये लीजिए, और देन ये जो कॉन्जुगेट बेस है अमाइड का, इसकी रिएक्शन होगी ब्रोमीन के साथ, और ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा इस तरीके से, ये लीजिए, ब्रोमीन यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी और अमाइड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है। दैट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमाइड, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, और ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रही है, और फाइनली हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये लीजिए। क्लियर, इसे हम कहते हैं एन ब्रोमेमाइड, ये लीजिए, एन ब्रोमेमाइड, यानी इस अमाइड की एन पर नाइट्रोजन पर एक ब्रोमीन लगा है, इसलिए हम इसको और क्या बोल सकते हैं, एन ब्रोमेमाइड। अब क्या होता है, एल्कली का एक और मोल यहां यूज में आएगा। देखिए, अब हमने जो ये एल्कली ली है, इस एल्कली का एक मोल और यूज में आएगा, और वो एक और मोल यहां से H+ बाहर निकालेगा, ये लीजिए, और जैसे ये H+ बाहर निकलेगा हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन होगी। ये लीजिए, क्लियर, इसको हम लोग कहते हैं
ये ऑलरेडी एक लोन पेयर था और H+ निकलने के बाद इस तरीके से ये स्पीशीज बनेगी। इसको हम कहेंगे एन ब्रोमेमाइड एनायन। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि दो इक्विवेलेंट बेस हम काम में ले चुके हैं। अब तक दो इक्विवेलेंट अल्कली यूज में आ चुकी है। जरा देखेंगे, एक इक्विवेलेंट यहां काम में आया है और एक इक्विवेलेंट यहां पे काम में आ गया है। तो दो इक्विवेलेंट अल्कली अभी तक काम में आ चुके हैं और अभी तक हमें जो मिली है स्पीशीज वो है एन ब्रोमेमाइड अनायन। अब देखिए इस रिएक्शन का अब आरडीएस स्टेप होगा, जरा आप लोग देखेंगे। अब जो स्टेप हो रहा है वो एक स्लो स्टेप होता है, वो एक आरडीएस स्टेप होता है। याद रहे ये स्टेप कंसर्टेड स्टेप है, ये स्टेप कंसर्टेड स्टेप होता है, ये स्टेप इंट्रामॉलिक्यूलर स्टेप होता है और इस स्टेप के अंदर कार्बन से नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है। कार्बन से नाइट्रोजन माइग्रेशन चल रहा है, राइट, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन, क्लियर। और इसके अंदर यह कहा जाता है कि यदि माइग्रेटिंग ग्रुप की कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इफ माइग्रेटिंग ग्रुप हैव सम स्टीरियोकेमिस्ट्री देन देयर शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि हम एक स्टेटमेंट यहां ये कह सकते हैं, इफ migrating group have some stereochemistry, some stereochemistry, then there should be retention in configuration। तो फिर वहां पर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा। अब यहां ये स्लो स्टेप, ये आरडीएस स्टेप बताया कैसे जाता है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। देखो यहां इस स्टेप के अंदर ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। अगर ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो यहां पर एक नाइट्रीन हमें बनती हुई दिखाई देगी। अब इस नाइट्रीन के अंदर क्या होगा वो जरा देखेंगे। इस नाइट्रोजन के पास वाला ये एटम अल्फा एटम है और इस अल्फा एटम पे लगा हुआ ये जो ग्रुप आर है, ये आर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके माइग्रेट करेगा, क्लियर। और जब ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर माइग्रेट करेगा तो हम इस स्टेप को ऐसे दिखाएंगे कि यहां से ये ब्रोमीन गया, दैट इज द लिविंग ग्रुप, तो ये नाइट्रीन बनने लगी। एट द सेम टाइम यहां से ये ग्रुप माइग्रेट करेगा और इससे नाइट्रोजन फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा और ये यहां पर बॉन्ड बना लेगा और इससे ये जो कीटो नाइट्रीन है ये एक्चुअली आइसोसाइनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। कीटो नाइट्रीन किस में कन्वर्ट होगी? आइसोसाइनेट में। ये लीजिए, हमारे को इससे ये आइसोसाइनेट ऑब्टेन होगा। ये थी हमारे पास यहाँ पर कीटो नाइट्रीन जैसे स्पीशीज बनेगी, दैट इज कन्वर्ट इनटू द आइसोसाइनेट। याद रखना कीटो नाइट्रीन कभी भी फ्री स्टेट के अंदर ऑब्टेन नहीं होती है इस रिएक्शन में। ये स्टेप कंसर्टेड स्टेप बोला है, इसका निकलना और इसका माइग्रेट करना और इसका आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाना, ये आरडीएस स्टेप जो है ये कंसर्टेड स्टेप है, क्लियर। अब आप देखिएगा इसमें अगली स्टेप के अंदर क्या होगा। अब यहां पर अगली स्टेप के अंदर इस आइसोसाइनेट के ऊपर H2O का अटैक होगा, H2O का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। जब इस आइसोसाइनेट पर H2O का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहां से ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे और आइसोसाइनेट के ऊपर, कीटीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। और ये किस तरह से होता है ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, क्लियर। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, देखिए हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी RN डबल बॉन्ड C, ये O- हो गया और ये लीजिए हमारे को ये स्पीशीज मिल गई,
करेक्ट। और उसके बाद में फाइनली ये स्पीशीज किसमें कन्वर्ट होगी, देखो ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां से यहां जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे और इसको ये H+ ट्रांसफर कर देगा। जैसे ये H+ ट्रांसफर होगी हमें फाइनली ये स्पीशीज मिल जाएगी, दैट इज कार्बेमिक एसिड। इसे हम कहते हैं कार्बेमिक एसिड। ये है कार्बेमिक एसिड। अब कार्बेमिक एसिड जो होते हैं दैट इज अनस्टेबल, और इस कार्बेमिक एसिड से फाइनली CO2 बाहर निकल जाएगी। कार्बेमिक एसिड अनस्टेबल होते हैं और यहां से ये CO2 बाहर निकल जाएगी, और जैसे ही ये CO2 बाहर निकलेगी, जैसे ही यहां से ये CO2 बाहर निकलेगी, देखिएगा हमारे को क्या स्पीशीज मिलेगी। जैसे ही CO2 बाहर निकली हमारे को कॉरस्पॉन्डिंग 1 डिग्री अमीन ऑब्टेन हो जाएगी। दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ये हमारे को 1 डिग्री अमीन ऑब्टेन हो गई। क्लियर। अब ये जो CO2 बाहर निकलेगी, अब इसका क्या रोल है जरा आप लोग समझना। हमने यहाँ पर एक्वस एल्कली मीडियम ले रखा है ना। अब एक्वस एल्कली मीडियम के अंदर होगा क्या, ये जो CO2 हमने बाहर निकाली है, ये CO2 एक्वस मीडियम के अंदर H2O के साथ रिएक्शन करेगा। ये लीजिए CO2 और H2O के बीच में रिएक्शन होगी, और जब CO2 और H2O के बीच में रिएक्शन होगी तो देखिएगा हमारे को क्या स्पीशीज मिल जाएगी। जब CO2 और H2O आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलता है एक्चुअली H2CO3 कार्बोनिक एसिड। लेकिन चूंकि मीडियम यहां पर बेसिक है, ये कार्बोनिक एसिड ये H2CO3 एल्कली के साथ रिएक्शन करेगा। हमने मान लीजिए एल्कली NaOH ले रखा है, तो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके Na2CO3 देगा, और यहां पर फिर से हमारे पास NaOH के यहां हमें 2 इक्विवेलेंट काम में लेने होंगे। तो इसका मतलब आप लोग समझे कि जो ये CO2 बाहर निकली है ये एक्वस मीडियम के अंदर कार्बोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, और वो कार्बोनिक एसिड 2 इक्विवेलेंट अल्कली और कंज्यूम करता है। इसका मतलब जब भी कभी ये ओवरऑल एक रिएक्शन होती है तो इस ओवरऑल रिएक्शन में अल्कली के कुल 4 इक्विवेलेंट काम में आते हैं। कितने? 4 इक्विवेलेंट। एक इक्विवेलेंट यहां काम में आ रहा है, ये पहला इक्विवेलेंट यहां काम में आ रहा है, जरा देखेंगे। फर्स्ट इक्विवेलेंट अल्कली का यहां काम में आ रहा है, दूसरा इक्विवेलेंट अल्कली का यहां काम में आ रहा है, ओके, और फाइनली 2 इक्विवेलेंट अल्कली के यहां काम में आ रहे हैं। यानी कि हम ये कहते हैं हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर अल्कली के ओवरऑल 4 इक्विवेलेंट काम में आते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल 4 इक्विवेलेंट of alkali will be used in the given reaction। ये बात हुई आपके हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन की मैकेनिज्म की। चलो जी एक बार आप उतार लीजिए। चलिए अब देखिए मैंने एक पॉइंट लिखवाया इसके अंदर, क्या लिखवाया देखो, इफ माइग्रेटिंग ग्रुप हैव सम स्टीरियोकेमिस्ट्री देन देयर शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। अब मैं आप लोगों से इस पॉइंट का मतलब और डिस्कस कर लेता हूं। इस पॉइंट पर बेस्ड मैं आपसे कुछ एग्जांपल डिस्कस करता हूं। देखो देखिए मैंने कहा अगर माइग्रेटिंग ग्रुप की कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री है देन देयर शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। इसका क्या मतलब है, इसके लिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया। सपोज ये हमने R1 R2 R3 और मैंने ये अमाइड लिया, करेक्ट। अब जो मैं कह रहा हूं वो समझना। अगर मैं इसको यहां हेलोजन और अल्कली की प्रेजेंस दे रहा हूं तो होगा क्या, हम इस स्थिति में आएंगे एक बार, लीजिए, और हम यहां से ये चीज लिख रहे हैं, ये लीजिए, ये एन ब्रोमेमाइड अनायन हम लोगों ने बना लिया। ये जो एन ब्रोमेमाइड अनायन हम लोगों ने यहां पर बनाया है ना, देखो ये एन ब्रोमेमाइड अनायन जो हम लोगों ने बनाया है ना, आप देखिएगा सारा खेल अब इसका है।
ये जो एन ब्रोमेमाइड अनायन हम लोगों ने बनाया है, अब यहां से ये लिविंग ग्रुप Br बाहर जाएगा और जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो माइग्रेटिंग ग्रुप ये वाला कार्बन है, ये जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर माइग्रेट करेगा। अब हम ये कह रहे हैं कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप है इसकी एक स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये माइग्रेटिंग ग्रुप एक स्टीरियो रखता है। तो अगर माइग्रेटिंग ग्रुप कोई स्टीरियो केमिस्ट्री रखता है देन देयर शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस वो माइग्रेटिंग ग्रुप, ये माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेशन ओरिजिन से जहां से जुड़ा है, जैसे जुड़ा है वैसे ही टर्मिनस से जुड़ा है। तो अगर इस कायरल सेंटर से पूछा जाए कि बता ऊपर से तू किससे बॉन्ड बना रहा है, तो बोलेगा R1 से, नीचे से R3 से, लेफ्ट से R2 से, राइट से माइग्रेशन ओरिजिन से। तो याद रखना ये माइग्रेशन टर्मिनस पे भी जाएगा तो राइट हैंड साइड से ही बॉन्ड बनाएगा, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहां वो स्लो स्टेप, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो यहां माइग्रेशन का स्टेप लिख देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर। इसका मतलब फाइनली हमारे को ये स्पीशीज मिल गई, ये R1, ये R2, ये R3 और यहां ये नाइट्रोजन, ये C डबल बॉन्ड O। यानी मैंने यहां आइसोसाइनेट देखो उसी 3D के साथ बनाया है। इसने ओरिजिन कार्बन से जिस तरफ से बॉन्ड बना रखा था उसी तरफ से नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब क्या होगा, आगे वाटर के साथ रिएक्शन, हीट करने पे CO2 बाहर निकल जाएगा और हमारे को 1 डिग्री अमीन मिल जाएगी, जिसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो आंसर निकालने का सीधा सा तरीका क्या हो गया, हमने इस कार्बोनाइल को हटाना है और उसी 3D के साथ 1 डिग्री अमीन बना लेनी है। ये इसका सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया। आ गई होगी आप लोगों के सभी के बात समझ में, क्लियर। अब मैं इसी पर बेस्ड और छोटे छोटे 1-2 एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूं। देखो इसी पर बेस्ड और एग्जाम्पल देख लो। अगर मान लीजिए मैं 3D ऐसे कुछ दिखाता हूं, सपोज ये लीजिए, ये मैंने फ्लिपिंग को रोक लिया टर्शियरी ब्यूटाइल लगा के और मैंने अमाइड कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो देखो एक 3D है अमाइड के अंदर, मैंने कहा अमाइड के अंदर ये CONH2 इक्वेटोरियल पोर्शन पे लगा हुआ है। तो अगर हम इसके अंदर हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन करवाएंगे तो मैंने ये कहा है कि यहां से अपने को केवल इसको हटाना है और उसी 3D के साथ हमारे को 1 डिग्री अमीन बना लेनी है। तो यहां मैं जो 1 डिग्री अमीन बनाऊंगा वो 1 डिग्री अमीन कुछ ऐसे बनाऊंगा। ये लीजिए अमाइड का अमीन के अंदर कन्वर्जन। आगे देखना, आगे देखना। अब मैं आता हूं थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, 3D कुछ ऐसे ले ली, ये लीजिए कुछ भी नहीं है यार, ये लीजिए एक्सो पोजीशन पे मैंने अमाइड लगा लिया, राइट। अब इसके अंदर मैं ये कह रहा हूं जब हम हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन करवाएंगे, ये लीजिए हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन जैसे ही करवाई तो क्या होगा, यहाँ पे यहां से इस अमाइड में से ये कार्बोनाइल बाहर निकल जाएगा, ये लीजिए। और जैसे ये कार्बोनाइल बाहर निकलेगा हमारे को ये लीजिए ये 1 डिग्री अमीन मिल जाएगी उसी 3D के साथ। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे ही देखिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, 4th एग्जांपल लिया मैंने। यहां मैंने क्या किया, ये 6 मेंबर रिंग इस तरीके से ली, राइट। ये H लिया, ये मैंने यहां CH3 लिया, यहां पर ये H लिया और ये लीजिए C डबल बॉन्ड ONH2 ये लिया, क्लियर। अब मैं यहां पर जब हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन करवाऊंगा, ये लीजिए ब्रोमीन और ये लीजिए KOH, ये हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन हम लोगों ने करवाई। तो मैंने क्या कहा, आंसर निकालने का तरीका क्या हुआ, हमने केवल यहां से ये C डबल बॉन्ड O हटानी है और जो अमाइड हम लोग यहां पर ले रहे हैं उससे जब हम ये अमीन बनाएंगे तो हमारे को उसी 3D के साथ 1 डिग्री अमीन बनानी है। ये लीजिए, ये लीजिए, हम लोग यहाँ बस इस कार्बोनाइल को हटा देंगे और इसी 3D के साथ हम ये अमाइड से अमीन बना लेंगे। तो ये इस पॉइंट का मतलब हो गया कि इफ माइग्रेटिंग ग्रुप हैव सम स्टीरियोकेमिस्ट्री देन देयर शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये बात हुई आपके
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन की ये सारे पॉइंट्स को मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। स्पेशली इस पॉइंट का मतलब क्या था ये मैं आपको बता चुका हूं। और एक और चीज चलो लिख लो यहाँ, वैसे आपको पता तो है, लिख चुके हम कई बार, कि यहां पर ये जब R माइग्रेट कर रहा है ना तो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके माइग्रेट कर रहा है। तो यहां जो नेचर ऑफ रीअरेंजमेंट है, नेचर ऑफ रीअरेंजमेंट वो कैसा कहा जाएगा, एनाइनोट्रॉपिक। रीअरेंजमेंट कैसा है, एनाइनोट्रॉपिक। ये हम लोग समझते हैं, हम लोग जानते हैं। ओके चलिए अब मैं लेता हूं इसके अंदर अगले पॉइंट्स की चर्चा करता हूं। देखो हम लोग जानते हैं कि हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन के अंदर मीडियम कौन सा है। हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन के अंदर एल्केलाइन मीडियम अवेलेबल है, एल्केलाइन मीडियम। ओके तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस इन हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन, since in Hofmann bromamide reaction, alkaline medium is present, alkaline medium is present। अब alkaline medium अगर present है इसका यूज क्या है, हमें केवल ये देखना है कौन सा मीडियम प्रेजेंट है, alkaline मीडियम इज प्रेजेंट। ओके तो अल्कलाइन मीडियम से क्या होगा, अब जरा आप लोग इसको समझिएगा। अगर यहां अल्कलाइन मीडियम है तो इससे ये होता है कि अगर मैं अमाइड कुछ ऐसा ले लूं, समझना काम की चीज है। अब अगर मैं अमाइड कुछ ऐसा ले लूं जहां इस अमाइड में इस जगह कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अमाइड में लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब याद रहे ये लिविंग ग्रुप क्लोरीन हो सकता है, ये लिविंग ग्रुप ब्रोमीन हो सकता है, ये लिविंग ग्रुप आयोडीन हो सकता है, ये लिविंग ग्रुप OTS हो जाए, OBS हो जाए, OMS हो जाए, OTF हो जाए, ये लिविंग ग्रुप OAC हो जाए, एटसेट्रा। इस प्रकार के कोई लिविंग ग्रुप मान लीजिए यहां पर प्रेजेंट है। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार के लिविंग ग्रुप होने पर होगा क्या, हम केवल और केवल एल्केलाइन की प्रेजेंस देते हैं। अब हमारे को हैलोजन की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हैलोजन इज द लिविंग ग्रुप, और वो लिविंग ग्रुप हमने यहां लगाया लिया है। तो अगर मैं यहां पर अगर सीधा केवल बेसिक मीडियम ले लेता हूं, NaOH ले लूं या KOH ले लूं, मेरे कहने का मतलब है कोई अल्कलाइन मीडियम बस ले लूं, तो क्या होगा यहां, जरा देखेंगे। सबसे पहले यहां से ये H+ आ जाएगी। H+ आने के बाद ये देखिएगा, ये पहला स्टेप है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ये यहां से H+ बाहर जा चुकी है। उसके बाद में जो स्टेप होगा वो कंसर्टेड स्टेप होगा, और वो कंसर्टेड स्टेप हम लोग कुछ इस प्रकार से शो कर सकते हैं। अब यहां से लिविंग ग्रुप का जाना, ये लीजिए लिविंग ग्रुप का निकलना, और यहां से इसका माइग्रेट करना, दैट इज द एनाइनोट्रॉपिक, और फाइनली इसका यहां से इलेक्ट्रॉन का इधर आना। ये कंसर्टेड स्टेप्स होते हैं 3। कौन कौन से स्टेप्स कंसर्टेड हुए, मैं कहूं कंसर्टेड स्टेप ये हो गए। ये A स्टेप, इसको मैं A कह देता हूं, फिर उसके बाद ये B, और उसके बाद ये C, ये स्टेप कंसर्टेड हो गए। तो फाइनली हमारे को क्या स्पीशीज मिल गई, हमारे को इससे फाइनली ये आइसोसाइनेट मिल जाता है। क्लियर। और आइसोसाइनेट की रिएक्शन हम जब आगे H2O के साथ करवाते हैं हीट, और ये CO2, तो हमारे को एक कार्बन कम की अमीन ऑप्टेन होती है। ये लीजिए, इस वक्त मैंने जो हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन के अंदर यहां पर जो आप लोगों को लिया है सबस्ट्रेट, वो यहां एक अमाइड पर लिविंग ग्रुप लगाया लिया है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंसेप्ट ये बन गया एक अमाइड के ऊपर। कंसेप्ट क्या बन गया एक अमाइड के ऊपर, कि यदि अमाइड ऐसे हैं, ये लीजिए, तो ऐसी स्थिति में आपको ब्रोमीन के साथ एल्कली, ये लीजिए, या इसी को मैं कह दूं ब्रोमीन प्लस OH-, या इसी को मैं कह दूं NaOBr, ये लेना होता है, और हमारे को एक कार्बन कम की अमीन ऑप्टेन होती है। ये लीजिए, ये बात हो गई।
कंसेप्ट ये बन गया। लेकिन अगर हमारे को जो अमाइड गिवन है, अगर वो अमाइड ये है, ये लीजिए, यदि वो अमाइड ऐसे है, याद रहे अब के मैंने लिविंग ग्रुप लगाया लिया है, और ये लिविंग ग्रुप क्या हो सकते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है। तो हमारे को केवल और केवल एक अल्कली चाहिए होती है इस लिविंग ग्रुप के साथ, यानी ये लिविंग ग्रुप क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए, आयोडीन हो जाए, OTS हो जाए, OBS हो जाए, OMS हो जाए, OTF हो जाए, OAC हो जाए, कुल मिला के लिविंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो हमारे को केवल एक्वस एल्केलाइन मीडियम चाहिए होता है, और इससे हमारे को एक कार्बन कम की अमीन ऑक्टेन हो जाती है। ये लीजिए, ये मैंने बात करी इस प्रकार के अमाइड्स की। अब इन दोनों में से कोई ना कोई चीज तो हमारे को गिवन होगी ही होगी, अगर वो एग्जामिनर हमसे सवाल पूछेगा तो हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या देखा आप लोगों ने कि हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में या तो हमें अमाइड कुछ ऐसा दिया हुआ होगा, क्लियर, और या फिर हमें अमाइड कुछ इस तरीके से दिया हुआ होगा। अब वो हमारे को इन दोनों में से कैसे भी दे दे, हमारे को 1% कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोनों ही चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी है। अगर ऐसा देगा तो एल्कली के साथ में हेलोजन जरूर मिलेगा, और अगर ऐसे मिलेगा तो केवल और केवल हमें एल्कली मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब मैं बात करता हूं आगे, देखिए अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर एक बात और भी सब समझा लूं, मैं आपसे डिस्कस कर लूं कि अगर मान लीजिए हम अमाइड जब तक ऐसे ले रहे हैं ना, ऐसे देखो, हम जब तक हम अमाइड इस प्रकार के ले रहे हैं, समझना, ऐसे अमाइड है जहां ये दोनों हाइड्रोजन्स हैं, या मैं ये कह दूं अमाइड कुछ ऐसे हैं जिस पर अगर हाइड्रोजन एक ही है तो एक लिविंग ग्रुप है, क्लियर। जब तक अमाइड ऐसे हैं, राइट, ध्यान रहे, तब तक ये अमाइड हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन देंगे। अगर कोई हमसे पूछे बताइए क्या ये हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन देंगे, तो हम कहेंगे यस, ये हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन देंगे। जब तक ये अमाइड इस प्रकार के हैं, ये सिंपल, ये हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन देगा, ये भी देगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अमाइड कुछ ऐसा ले लूं, यहां तो H लूं पर यहां मैं Me ले लूं, ये लीजिए अल्काइल ग्रुप ले लिया मैंने यहां। अब आप बताइए, एक H निकालने के बाद आपके पास एक लिविंग ग्रुप भी तो होना चाहिए था ना, लेकिन यहां तो है ही नहीं लिविंग ग्रुप, यहां तो मिथाइल है, मिथाइल को लिविंग ग्रुप थोड़ी है, तो आपको वो स्केलेटन मिल ही नहीं पाएगा जिससे हम रिएक्शन को करवाते हैं। तो ये कंपाउंड हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं देगा। या मैं ये कह दूं, मैं यहां पर इस अमाइड में दोनों ही मिथाइल लगा दूं, तो क्या ये हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन देगा? हम कहेंगे नहीं देगा, ये हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं दे सकता। या मैं ये कह दूं कि अगर मैं स्पीशीज ये ले लूं RC डबल बॉन्ड ON, एक तो Br लगा दिया लेकिन एक Me लगा दिया, तो हम कहेंगे अभी भी ये हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं देगा, बिकॉज यहां नेगेटिव चार्ज जनरेट करने के लिए यहां पर H का होना जरूरी था, जो यहां नहीं है। इस प्रकार के अमाइड भी हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं देंगे। तो ये पता होना चाहिए कौन सा अमाइड हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन देगा और कौन सा ब्रोमाइड हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं देगा, क्लियर। ठीक ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं इस तरीके से, ये लीजिए यहां पर मैंने बात कर ली, ये एक अमाइड लिया मैंने, ये लीजिए, और मैं आपसे कहूं बताइए क्या ये अमाइड हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन देगा? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, या तो अमाइड विदाउट सब्स्टिट्यूटेड हो, यानी ऐसा हो, और अगर अमाइड में दोनों जगह यहां हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन केवल एक ही है, तो फिर साथ में एक लिविंग ग्रुप का होना जरूरी है। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा। तो मैंने चर्चाएं करी कौन से अमाइड हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन देंगे और कौन से अमाइड हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं देंगे, इसकी हमारे को ये सारी चीजें करवानी आनी चाहिए, क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अब मैं आपसे एक बहुत ही अच्छी बात डिस्कस कर रहा हूं, जरा आप लोग देखिएगा। कई बार क्या होता है, हम लोग इस तरीके की ट्रिक बना लेते हैं, एक सदाबहार ट्रिक बना लेते हैं कि बस अब तो मजा ही आ गया हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमारे को तो बस ये C डबल बॉन्ड O हटाना है
और ये NH2 लगाना है। बस ऐसा कर लेंगे तो बस हो जाएगा हाफमैन ब्रोमोनाइड का सवाल। तो फिर हम देखते ही नहीं है एक्चुअली एरो के ऊपर क्या लिखा है, क्योंकि कभी कभी एरो के ऊपर Br2, ये लीजिए NaOR और ROH ऐसे लिखा हुआ होता है, मतलब एक्वस एल्केलाइन मीडियम नहीं दिया हुआ होता, एल्कोहलिक एल्केलाइन मीडियम दिया हुआ होता है। मेरे कहने का मतलब है कि यहां एरो पे अब तक जो हम ले रहे थे वो एक्वस एल्केलाइन मीडियम था, लेकिन अब के मैंने क्या ले रखा है, अब के ले रखा है मैंने एल्कोहलिक एल्केलाइन मीडियम। और क्या इसके अंदर ये जो मैंने अमीन बना दी, क्या ये बनाना ठीक है? हम कहेंगे नहीं। अब के ये जो ट्रिक बनाई हुई थी ना वो खराब हो जाएगी। ये ट्रिक जो बताई कि C डबल बॉन्ड O को हटा लेना, NH2 को रहने देना, अमाइड से अमीन बना लेना, ये ट्रिक तब तक काम कर रही है जब तक हमारे पास एक्वस एल्केलाइन मीडियम है। एक्चुअली यहां पर एक्वस एल्केलाइन मीडियम अवेलेबल नहीं है। यहां आपके पास ये बेसिक मीडियम एक्वस एल्केलाइन मीडियम नहीं है। ये कैसा है? ये यहां पर मीडियम एल्कोहलिक एल्केलाइन मीडियम गिवन है। देखो क्या मतलब है, समझना। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां, मैंने कहा हियर एक्वस alkaline medium is not present. Aqueous alkaline medium is not present. So amine not obtain, इसलिए यहां अमीन ऑब्टेन नहीं होगी, याद रखिएगा। यहां इसीलिए अमीन नहीं मिलेगी। सो 1 डिग्री अमीन हमारे को यहां नहीं मिलेगी। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो जरा मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो भाई, यहां प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है जरा आप लोग देखिएगा। यहां क्या होगा कि ये अमाइड जो रिएक्शन है ना, ये अमाइड कैसे रिएक्शन करेगा वो जरा देखिएगा। यहां पर ये जो अमाइड है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेस के साथ रिएक्शन करके ये H+ लूज करेगा। जैसे ही बेस यहां से इस H को लेगा, हमारे को ये न्यूक्लियोफाइल, हमारे को ये कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन वही हम ब्रोमीन के साथ करवाएंगे, और ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये ब्रोमीन बाहर, और इसके बाद इस स्टेप से हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। तो देखो हमने अब तक एंड ब्रोमेमाइड बना लिया है, एंड ब्रोमेमाइड, यहां तक की स्टेप सारी वही चल रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहां पर उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे बन रहा है मैं उसकी चर्चाएं आपसे कर रहा हूं कि इस कंडीशन में 1 डिग्री अमीन नहीं मिल रही हमारे को, बल्कि कुछ और मिलेगा। मैं वही समझा रहा हूं क्या मिलने वाला है। अब यहां पर बेसिक मीडियम के अंदर देखिएगा, फिर से H+ ले लिया जाएगा, और जैसे ये H+ लिया जाएगा हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। ये लीजिए, ये स्पीशीज हमारे को मिल जाएगी। अब यहां एक स्लो स्टेप होगा, अब यहां एक RDS स्टेप होगा, और इस स्टेप के अंदर क्या होगा जरा देखेंगे आप लोग। देखो इस स्टेप के अंदर क्या होगा देखना, यहां से Br का जाना, ये लीजिए, यहां से इसका माइग्रेट करना, और फाइनली इसका ये लीजिए इलेक्ट्रॉन्स का यहां से यहां जाना। ये स्टेप कंसर्टेड होंगे। क्लियर? ये 1 नंबर स्टेप है, ये 2 नंबर स्टेप है, और ये 3 नंबर स्टेप है। ये स्टेप कंसर्टेड होंगे। क्लियर? जैसे ये कंसर्टेड स्टेप होंगे, इसके बाद हमारे को यहां से क्या स्पीशीज मिल जाएगी, हमें यहां आइसोसाइनेट मिल जाएगा। क्लियर? अब यहां से टर्निंग पॉइंट है, जब एक्वस अल्कलाइन मीडियम यूज में लेते हैं तो इस आइसोसाइनेट के ऊपर अटैक करने वाली स्पीशीज वाटर होती है। कौन होती है अटैक करने वाली स्पीशीज? वाटर। लेकिन यहां आपने अल्कोहलिक अल्कलाइन मीडियम लिया है, इसलिए अटैक करने वाली स्पीशीज वाटर नहीं है बल्कि अल्कोहल है। इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और इससे हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन होगी। ये लीजिए,
ये करेक्ट। और उसके बाद वापस से यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन यहां से प्रोटॉन ले लेगी, और जैसे ये स्टेप हुआ हमारे को ये स्पीशीज मिल गई RNH C डबल बॉन्ड OR। और एक तरह से देखा जाए तो दैट इज द एस्टर ऑफ कार्बेमिक एसिड, और कार्बेमिक एसिड के एस्टर को हम कार्बेमेट्स कहते हैं। ये जो है दैट इज कॉल्ड कार्बेमेट, इसे हम कहेंगे कार्बेमेट। कार्बेमेट का मतलब हो गया एस्टर ऑफ कार्बेमिक एसिड, यानी हमारे को एस्टर ऑफ कार्बेमिक एसिड ऑब्टेन होता है। ये लीजिए दैट इज द एस्टर ऑफ कार्बेमिक एसिड, ये हमारे को मिला है यहां पर, राइट। तो इसका मतलब यहां 1 डिग्री अमीन नहीं मिली है, याद रखिएगा यहां 1 डिग्री अमीन की जगह हमें कार्बेमेट्स मिले हैं, यानी एस्टर्स ऑफ कार्बेमिक एसिड्स मिले हैं, बिकॉज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्कोहलिक एल्कलाइन मीडियम। ओके, उतारो। अब देखिए मैंने अब तक आपसे हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन केवल अमाइड में डिस्कस की है। अब मैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन आपसे इमाइड में डिस्कस कर रहा हूं। इमाइड्स में कैसे होती है हॉफमैन ब्रोमोमाइड, इसे और आप एक बार समझिए। देखो हेडिंग डालेंगे हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, Hofmann bromamide reaction in amide, in amide। अब मैं इसकी आपसे चर्चाएं करता हूं। देखो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जब हम एमाइड के अंदर देखेंगे तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए एक्चुअली ये एमाइड्स होते क्या हैं। तो देखो भाई एमाइड्स ये होते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी भी कंपाउंड में यदि इस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है, ये लीजिए दिस वन इज कॉल्ड इमाइड, ये इमाइड होता है। ये फंक्शनल ग्रुप जिस कंपाउंड में है उस कंपाउंड को, उस फंक्शनल ग्रुप को हम इमाइड कहते हैं। क्लियर? ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन इमाइड कहलाता है, करेक्ट। अब एक चीज ध्यान रखना, इन इमाइड्स के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, जैसे अगर मैं कहूं ये कंपाउंड, तो आप इसको क्या कहोगे, दिस वन इज कॉल्ड सक्सिनिमाइड, इसे मैं सक्सिनिमाइड कहूंगा। क्लियर? इमाइड ही है ये, लेकिन सक्सिनिक एसिड का इमाइड है इसलिए हम इसे सक्सिनिमाइड कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये जो इमाइड हमने यहां ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ मैलिक एसिड का किया है, ये लीजिए दैट इज द इमाइड ऑफ मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड का अगर ये इमाइड है तो ये मैलिमाइड कहलाएगा, ये लीजिए क्या बोलेंगे हम इसको, मैलिमाइड। आगे देखिएगा, अब हम लोग थैलिक एसिड समझते हैं, थैलिक एसिड, और अगर मैं थैलिक एसिड का ये इमाइड ले लूं, ये लीजिए ये मैंने इमाइड किसका ले लिया है, ये मैंने इमाइड थैलिक एसिड का लिया है, और थैलिक एसिड के इमाइड को हम थैलीमाइड कहेंगे। तो इसको मैं नाम दूंगा थैलीमाइड। दैट इज द थैलीमाइड। तो अब हमें जो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन पढ़नी है ना, वो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन इन इमाइड्स के अंदर पढ़नी है, इन इमाइड्स में देखनी है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन क्या होती है। देखो मैं इसके लिए सक्सिनिमाइड का एग्जांपल लेके आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान रखिए। सक्सिनिमाइड का एग्जांपल लूंगा, इससे मैं डिस्कशन करूंगा, और फिर इस कंसेप्ट को जब हम बना लेंगे, इससे पढ़ने के बाद एक कंसेप्ट बना लेंगे, हम उसको यहाँ पे इन पर भी अप्लाई कर लेंगे। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं, जरा देखेंगे। अगर मैं यहाँ एक जनरल रिएक्शन लिखूं तो देखना जनरल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है। ये मैंने यहाँ सक्सिनिमाइड लिया, और सक्सिनिमाइड की रिएक्शन हमने करवाई, एक तो हैलोजन Br2 और साथ में एल्कली,
ये लीजिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां मैं Br2 प्लस NaOH लिख दूं, है ना। अब ये नहीं बार बार बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, खूब बार डिस्कस कर लिया मैंने, या मैं इनको ऐसे लिख दूं। ये लीजिए, ब्रोमीन के साथ एल्कली या ब्रोमीन के साथ ऐसे बेस और ब्रोमीन के साथ ऐसे एल्कलाइन ना देके NaOBr वगैरह दे दे तो हमारे को हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन से इधर देखिएगा ये स्पीशीज बनानी होती है। ये लीजिए, यहां तो एसिड का सॉल्ट मिल जाएगा और ये NH2 मिल जाएगा। अब वो कभी कभी यहाँ आपको COOH भी लिख देता है तो परेशान मत होना, यहाँ एसिड का सॉल्ट बनाया मैंने तो और ये अमीन बनाई है। आफ्टर द रिएक्शन हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन होती है। क्लियर। अब हमें यही तो देखना है कि यार ये बनी कैसे, एक बार मैकेनिज्म समझ लो फिर हम इसको ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। ओके चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी मैकेनिज्म की। जनरल रिएक्शन में समझा चुका हूं, अब आप लोग हेडिंग डालिएगा मैकेनिज्म। देखो, हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, ये जो इमाइड के अंदर मैं बता रहा हूं इसकी मैकेनिज्म अब मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, देखेंगे आप लोग। देखो, सबसे पहले तो बेसिक मीडियम के अंदर यहां से ये जो इमाइड हमने लिया है इस इमाइड से H+ बाहर निकलेगी। यहां से जैसे ही ये H+ बाहर निकलेगी हमारे को ये कॉन्जुगेट बेस ऑब्टेन हो जाएगा। जरा देखेंगे, इससे हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन हो जाएगी। करेक्ट। ये लीजिए, उसके बाद अगली स्टेप के अंदर देखिएगा क्या होगा, इसकी रिएक्शन वही ब्रोमीन के साथ होगी। सारे स्टेप बिल्कुल वैसे ही हैं। आप देखो जरा, यहां से ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और ये ब्रोमीन बाहर निकल जाएगी और हमारे को ये स्पीशीज देगी। इस स्पीशीज को मैं ऐसे लिखूंगा। क्लियर। नाइट्रोजन पर एक ब्रोमीन आ गई इस सक्सिनिमाइड के, तो इसका नाम होता है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। और आप सब जानते हो इस एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? दैट इज NBS। यानी एक्चुअली अभी तक मैंने क्या बना लिया है? NBS बना लिया है। दैट इज द एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। क्लियर। अब ये जो एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड है इसका जरा रूल समझे। अब आगे कैसे रिएक्शन होगी वो आपको आनी चाहिए। अब यहां क्या होगा, वापस से एल्कली काम में आएगा और वो एल्कली क्या करेगा, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बोनाइल पर, और इससे ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए, और जैसे ये शिफ्ट होंगे पाई इलेक्ट्रॉन, देखिएगा इससे हमारे को क्या स्पीशीज मिलेगी जरा देखेंगे। इससे हमें एक ये स्पीशीज मिलेगी, ये लीजिए, यहां ये O- हो गया, ये OH हो गया। ये लीजिए, हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। करेक्ट। यहां तक कि हर स्टेप आपकी समझ में आ गई होगी। क्लियर। आपने एक चीज देखी, अमाइड के अंदर एन ब्रोमीमाइड जब बन चुका था तो फिर एक बार और H+ निकलती थी क्योंकि वहां होती थी, लेकिन यहां तो सक्सिनिमाइड लिया था हमने, यानी इमाइड लिया था, H एक ही थी, वो निकल के वहां ब्रोमीन आ चुकी है। अब और H निकलने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। जब H निकलने की और कोई गुंजाइश है ही नहीं तो अब क्या होगा? अब हम क्या करें? तो अब यहां इस कार्बोनाइल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। यानी अब मैं जो आपसे डिस्कशन कर रहा हूं ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का SN2AE मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूं। रिपीट करता हूं, अब जो हमारे सामने, अब हमारे साथ जो डिस्कशन होगा, अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिड डेरिवेटिव्स का SN2AE मैकेनिज्म, और वो क्या होती है वो हम लोगों को पता है। तो अब यहां एल्कलाइन OH- का अटैक या इस कार्बोनाइल पर हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। क्लियर। अब क्या होगा अगले स्टेप में जरा देखिएगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर से इधर आएंगे, और यहां से आने के बाद यहां से ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी, यानी कि हमने SN2
ए का स्टेप यहां पे लिखा है। हमने क्या किया है, SN2 AE का यहां एक स्टेप लिखा है, और जैसे ही SN2 AE का स्टेप पूरा हुआ, देखिए बना क्या है, इधर तो बन गया C डबल बॉन्ड OOH, और यहां बन गया C डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहां पर ये ब्रोमीन आ चुका है। क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग जब हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन करवाते थे ना, तो हम लोग यहां तक आ जाते थे। याद करो यार, याद करो, ये था एन ब्रोमीमाइड एनायन, था एन ब्रोमीमाइड एनायन। अब इस एन ब्रोमीमाइड एनायन के अंदर आप याद करो कंसर्टेड स्टेप होते थे, ये निकलता था, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आते थे, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ जाते थे। आ रही है बात समझ में, ये चीज होती थी। क्लियर। तो अब ये वाला पोर्शन में आप देखो, ये चीज आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। कैसे, आप देखो यहां पर ये जो पोर्शन है C डबल बॉन्ड O एंड BR, ये पोर्शन आपको यहां नजर आ रहा है, ये लीजिए। और ये जो R है, ये जो R है, करेक्ट, ये R आपका ये पोर्शन है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, करेक्ट। तो ये पोर्शन आपका R हो गया। क्लियर, ये वाला R, और ये जो पोर्शन जिस पर रिएक्शन हो रही थी, ये पोर्शन पूरा ये है जिस पर हमें रिएक्शन करवानी है। क्लियर। अब मैं वो स्टेप आपको लिख के देता हूं, जरा आप लोग देखिएगा। देखो ये स्टेप्स मैं लिखता हूं, आपको समझना। अब यहां क्या होगा, यहां पर सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, चूंकि मीडियम बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में ये जो एसिड है इसका तो सॉल्ट बन गया। ये जो एसिड बना दिया ना मैंने, इस एसिड का तो मैंने सॉल्ट बना लिया, ये लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और हम लोग यहाँ ये स्पीशीज ऐसे लिख रहे हैं, और अब इसके अंदर हमारे को वही स्लो स्टेप मिलेगा, RDS स्टेप मिलेगा, ये लीजिए। स्लो और RDS स्टेप जब मैं यहां पर करवाऊंगा तो देखो क्या होगा, ये यहां से यहां जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा, और यहां से यहां, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, यानी कि 3 स्टेप यहां पर हम लोगों ने करवाए हैं। कौन कौन से, ये 1 नंबर स्टेप, ये लीजिए। उसके बाद इसका इधर से इधर जाना, ये 2 नंबर स्टेप, इन इलेक्ट्रॉन का इधर आना, ये 3 नंबर स्टेप। और जैसे ये स्टेप्स होंगे, इन स्टेप्स के बाद हमारे को स्पीशीज ये मिलेगी, जरा देखेंगे, ये C डबल बॉन्ड OO माइनस, यहां से CH2 और ये NCO, हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, दैट इज द आइसोसाइनेट, राइट। ये यहां पर क्या बन गया, आइसोसाइनेट। आ गई मेरी बात समझ में। तो एक तरह से देखा जाए तो जो अमाइड के अंदर हम RDS करवाते थे, सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा हम लोगों ने यहां पर करवाया है इमाइड्स के केस में भी। ओके। अब यहां क्या रहेगा, अगली स्टेप के अंदर अब यहां वही H2O का अटैक होगा, ये लीजिए। H2O यहां पर अटैक इस जगह करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे, और हमारे को मिल जाएगा, ये तो सॉल्ट मिल गया, और यहां से ये वही C डबल बॉन्ड O पे जो था ये O माइनस हो गया, और ये आपका यहाँ H2O लग चुका है, करेक्ट। और उसके बाद हम क्या करवाते हैं, हम वापस से यही कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, और ये यहाँ से H प्लस का ट्रांसफर करवा देते हैं। जैसे ये ट्रांसफर हुआ, हमारे को क्या स्पीशीज मिल गई, ये लीजिए। और यहां से ये आपको कार्बेमिक एसिड नजर आएगा, ये क्या नजर आ रहा है, कार्बेमिक एसिड। और अब इस कार्बेमिक एसिड में से हम CO2 बाहर निकालेंगे, और यहां से जैसे ही ये CO2 बाहर निकलेगी, हमारे को एक कार्बन कम की ये 1 डिग्री अमीन ऑक्टेन होगी, ये लीजिए। यही प्रोडक्ट हमने लिखा था यहां पर इस जनरल रिएक्शन के अंदर, चेक कीजिए, हमने यही प्रोडक्ट यहां पर बना रखा है। क्लियर। अब देखिए मैकेनिज्म को आप लोग उतारो फटाफट। अब हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन इन इमाइड्स होता क्या है, ये तो सीख लिया हम लोगों ने। अब इसी में अगर मैं क्या करूं कि
जो इमाइड मैंने लिया है, अगर मैं ये कहूं ये इमाइड कुछ ऐसा है, समझना, जहां लिविंग ग्रुप लगाया है, यानी ये लिविंग ग्रुप क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए, आयोडीन हो जाए, OAC हो जाए, OTS हो जाए, OTF हो जाए, OMS हो जाए, एटसेट्रा, इस प्रकार के लिविंग ग्रुप लगाए हैं। तो बताइए यार, अगर लिविंग ग्रुप लगाया होगा तो अब आपको हेलोजन की कहां जरूरत है? अब तो केवल और केवल एक्वस एल्कलाइन मीडियम सफिशिएंट है, केवल एक्वस एल्कलाइन मीडियम से ही रिएक्शन हो जाएगी, हमारे को पता है। अब यहाँ एल्कलाइन मीडियम अगर हम लोग लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर चले जाएंगे, यानी SN2AE का स्टेप हो जाएगा, और भी कई प्रकार के तामझाम सब कुछ हो जाएंगे इसके अंदर। और फाइनली मैं ये कह दूं कि यहाँ OH माइनस के अटैक के बाद, आगे के सारे स्टेप्स के बाद हमारे को यहाँ तो सॉल्ट मिल जाएगा और यहाँ पर अमीन मिल जाएगी। करेक्ट। तो आपने देखा, अगर हमने इमाइड लिया है तो हमारे को हेलोजन की जरूरत है ताकि वहां लिविंग ग्रुप लगा सकें, और अगर लिविंग ग्रुप लगाया है तो फिर हमारे को केवल एल्कली की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हमारे को ये अमीनो एसिड का सॉल्ट मिल जाए। हमारे को क्या मिल जाए? ये अमीनो एसिड का सॉल्ट मिल जाए। ये हम लोगों को यहां पर ऑब्टेन होगा। ओके, अब मैं यहां पर इस हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो मैंने इमाइड्स में आपको बताई है, इसमें कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करता हूं, जरा देखेंगे आप लोग। देखो, इस मैकेनिज्म को मैं स्टडी करता हूं आपके साथ। देखो, मैं एक बात आपसे यहां डिस्कस करूं कि अगर यहां ये कह दूं कि जिस कार्बोनाइल पर OH माइनस का अटैक हुआ है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, सुनना, जिस कार्बोनाइल के ऊपर OH माइनस का अटैक हुआ है, एक्चुअली वो कार्बोनाइल एसिड की फॉर्म में लास्ट तक मेंटेन है। चेक करो, अरे चेक करो, जिस कार्बोनाइल के ऊपर हमने OH माइनस का अटैक करवाया है, देखिए वो कार्बोनाइल एसिड के सॉल्ट की फॉर्म में, कह दूं एसिड की फॉर्म में आगे तक मेंटेन है। और जिस कार्बोनाइल पर मैंने अटैक नहीं करवाया है, वो CO2 बन के बाहर निकल गई और उस तरफ मैंने अमीनो ग्रुप लगा लिया है। इसका मतलब अगर दो कार्बोनाइल, ये दोनों कार्बोनाइल जब तक सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के, तो किसी का भी एसिड बना लो, किसी का भी आप लोग अमीन बना लो, किधर भी अमीन बना लो, किधर भी एसिड बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नेचर में फर्क है, दोनों कार्बोनाइल की नेचर में फर्क है, नेचर में फर्क से मतलब है दोनों की इलेक्ट्रोफिलिसिटी में फर्क है, तो जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है उस पर OH माइनस का अटैक होता है और उस तरफ आपको एसिड का सॉल्ट बनाना होता है। अब मेरी इन बातों का क्या मतलब है, जरा मैं आपसे डिस्कस करता हूं। देखो देखो भाई, देखो, आगे एक चीज समझो। अगर मान लीजिए, अब मैं यहां पर एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या किया, ये मैंने मैलीमाइड लिया है, ये लीजिए। अब पहले तो मैं आपसे ये पूछूं, बताइए इस मैलीमाइड के अंदर दोनों कार्बोनाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बराबर है? तो आप कहोगे यस, दोनों की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बराबर है। दूसरा मैं आपसे ये कहूं, बताइए इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? तो आप कहेंगे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री सिस है। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी है? सिस है। ये ध्यान रखना है हमारे को। यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्टीरियो सिस है तो देखिएगा अब यहां पर क्या होगा। यहां अब अगर मैं ब्रोमीन और एल्कली लूंगा तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यहां पर ऑपरेट होगी, और हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ऑपरेट होने के बाद हमारे को यहां डबल बॉन्ड का स्टीरियो बिल्कुल सिस था, सिस ही मिलेगा। एक तरफ कार्बोनाइल के एसिड का सॉल्ट बना लूंगा और दूसरी तरफ मैं अमीन बना लूंगा। याद रहे, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्टीरियो में किसी भी प्रकार का कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, और चेंज हो भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, देखो भाई, देखो देखो, आपको मैं बता देता हूं, ये OH माइनस के साथ मैंने Br2 लिया, तो पहले तो यहां ये N ब्रोमो
सक्सीनिमाइड मिल गया। समझना, सबसे पहले तो ये मिल गया, हाइड्रोजन यहां पर बिल्कुल ऐसे ही है, करेक्ट, ये लीजिए। उसके बाद में हमने फिर यहाँ एल्कली ली, जब हमने यहाँ पर और एल्कली ली तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, ये SN2AE का स्टेप हो गया। जब ये SN2AE का स्टेप हुआ तो हमारे को यहाँ ये एसिड मिल गया, ये C डबल बॉन्ड O, ये N माइनस हो गया और ये Br हो गया। ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो सिस स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये लीजिए। अब मैं ये कह रहा हूं चूंकि बेसिक मीडियम लिया है हमने यहाँ, तो यहाँ से ये H+ बाहर निकल जाएगा और एक्चुअली ये एसिड सॉल्ट की फॉर्म के अंदर एडजस्ट कर रहा होगा। तो मैं यहाँ ये सॉल्ट बना लेता हूँ और ये स्पीशीज मैंने यहाँ पर ऐसे की ऐसे आप लोगों को बता दी। ये लीजिए, ये स्टेप्स अब तक आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। अब मैं जो कह रहा हूं वो सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप है, जो कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर माइग्रेट करने वाला है। क्लियर? जब ये माइग्रेटिंग ग्रुप, ये कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर माइग्रेट करेगा तो आप ये देखो, इस माइग्रेटिंग ग्रुप की स्टीरियो है एक कुछ, ये हाइड्रोजन सिस स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर है। क्लियर? अगर कोई कहे, आपसे पूछे कि भैया ये कार्बन किधर से बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन माइग्रेशन ओरिजिन से, अरे सुनो, ये वाला कार्बन ये माइग्रेशन ओरिजिन से इस हाइड्रोजन के ट्रांस में बॉन्ड बना रहा है। यानी ये तो हाइड्रोजन सिस में है और ये ओरिजिन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ट्रांस पे है। तो जब ये ओरिजिन से टर्मिनस पे जाएगा तो स्टीरियो केमिस्ट्री वही रखेगा। यानी इस H के रेस्पेक्ट में अगर ट्रांस स्टीरियो के साथ ये ओरिजिन से जुड़ रहा है तो टर्मिनस से भी तो ट्रांस स्टीरियो से ही जुड़ेगा, क्योंकि अभी हमने मैकेनिज्म जब लिखी थी हाफमान ब्रोमीमाइड रिएक्शन की तो वहां एक बात कही थी। ये लीजिए, ये बात थी हमारे बीच में जो डिस्कस हुई थी। ओके, क्या थी कि यदि माइग्रेटिंग ग्रुप की कोई स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, क्या चर्चा हुई थी? इफ माइग्रेटिंग ग्रुप हैव सम स्टीरियो केमिस्ट्री देन देयर शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। फिर हमने इसके ऊपर बेस्ड ये एग्जांपल्स भी किए थे। बस यही कंसेप्ट हम लोगों ने आगे पढ़ना है। ये देखो, यही कंसेप्ट अब हम लोगों को यहां आगे की तरफ यहां पर यूज में लेना है। ये कंसेप्ट क्या है कि इस माइग्रेटिंग ग्रुप की एक स्टीरियो है और वो स्टीरियो केमिस्ट्री हमें प्रोडक्ट में मेंटेन रखनी है आफ्टर द माइग्रेशन। क्या मतलब है वह कि जब मैं यहाँ रीअरेंजमेंट करवाऊंगा, जब मैं यहाँ एक रीअरेंजमेंट करवाऊंगा, देखेंगे आप लोग जरा, ये लीजिए, ये ग्रुप यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ माइग्रेट करेगा। ये लीजिए, और ये इलेक्ट्रॉन्स, ये लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे। कब? जब यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। ये लीजिए, बाहर जाएगा तो यहाँ पर आफ्टर द रिएक्शन हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन हो जाएगी। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये ऐसे की ऐसे लिख दिया गया है। ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन का स्टीरियो वो इसिस है और यहाँ ये आइसोसाइनेट ऐसे बना लिया गया है। करेक्ट? और फाइनली मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई, H2O लगेगा, हीट होगा, CO2 फिर से बाहर निकल जाएगी और इससे हमारे को इधर की तरफ तो एसिड का सॉल्ट मिल जाएगा और इधर की तरफ हम लोगों को अमीन मिल जाएगी। ये लीजिए, यही प्रोडक्ट मैंने अभी आप लोगों को लिख के दिया था। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारे को ऑब्टेन होगा। यानी इस डबल बॉन्ड का स्टीरियो चेंज मत कर देना भाई लोगों, ध्यान रखना, कई बार हम गलती से ये चीज कर देते हैं। ओके, चलिए, तो हाफमान ब्रोमीमाइड रिएक्शन इन इमाइड में मैंने मैलिमाइड लेके भी समझा दिया है। आपने एक चीज देखी, वही सक्सीनिमाइड की जैसे करवाया है, बस थोड़ा सा यहाँ एक स्टीरियो केमिस्ट्री था ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट, उसका मैंने रिटेंशन रखा है।
अब अभी मैंने आपसे चर्चा की थी कि देखो भाई, देखो इस मैकेनिज्म के अंदर, देखो इस मैकेनिज्म के अंदर जिस कार्बोनाइल के ऊपर OH माइनस का अटैक हो रहा है ना, उस कार्बोनाइल का मैंने आगे एसिड बनाया है, और जिस पर मैंने अटैक नहीं करवाया है ना, उसको CO2 बना के बाहर निकाल दिया है, और फाइनली हमारे पास आंसर आ गया है। इस कंसेप्ट को अब मैं काम में लेते हुए 3 एग्जाम्पल करके बताता हूं, देखेंगे आप लोग, देखिएगा। अब यहां पर आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए। देखो, अब मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया और मैंने उसके अंदर थैलीमाइड लिया है, थैलीमाइड, ये लीजिए, ये मैंने अब यहां थैलीमाइड लिया है, करेक्ट, ये लीजिए, दिस वन इज द थैलीमाइड, ओके। और इस थैलीमाइड की रिएक्शन मैंने करवाई ब्रोमीन के साथ, एल्कली ली है, ये लीजिए, या मैं यहाँ NaOBr ये भी ले सकता हूँ, सोडियम हाइपोब्रोमाइड्स वगैरह भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ये जो कार्बोनाइल है, ये जो सूडो कार्बोनाइल है, ये जो सूडो कार्बोनाइल है, अरे इन दोनों की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बराबर है या अलग अलग है? तो आप कहेंगे इन दोनों की इलेक्ट्रोफिलिसिटी राइट नाउ बराबर है। दोनों की अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बराबर है, जितनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी है उतनी ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी है, बोथ आर इक्वली इलेक्ट्रोफिलिक, मैं लिखूंगा बोथ आर इक्वली इलेक्ट्रोफिलिक, दोनों की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इक्वल है, बराबर है, बोथ आर इक्वली इलेक्ट्रोफिलिक। यदि दोनों की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बराबर है, दोनों मतलब इसकी भी और इसकी भी, दोनों की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इक्वल है, तो अगर दोनों की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बराबर है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने इनिशियली OH माइनस का अटैक करवाया कहां से है ना भाई। पहले ये H प्लस निकल जाएगा, यहाँ हेलोजन आ जाएगी, फिर जब OH माइनस का अटैक होगा तो आप इस पर भी करवा सकते हो, इस पर भी करवा सकते हो, दोनों के ऊपर OH माइनस का अटैक होने का प्रोबेबिलिटी बराबर है, बिकॉज बोथ आर इक्वली इलेक्ट्रोफिलिक। तो हम यहां अगर प्रोडक्ट लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये एसिड का सॉल्ट बन गया और ये NH2 बन गया, दिस वन इज द आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंथ्रानिलिक एसिड का सॉल्ट है। अब कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, एंथ्रानिलिक एसिड हमारे को बना हुआ मिल जाता है, तो इसका मतलब कुछ स्टेप हिडन होते हैं, लिख के नहीं दिए जाते। क्या मतलब कि हो सकता है इसके अंदर बाद में वर्कअप कर दिया गया हो, एसिडिक वाटर डाल दिया गया हो, तो इस सॉल्ट को एसिड में कन्वर्ट कर लिया होगा। तो ये जो वर्कअप का स्टेप होता है ना, तो कभी कभी ये मेंशन होता है, कभी कभी मेंशन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्कअप अंडरस्टूड है, अगर ऑप्शन के अनुसार हम लोग कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है, ओके। चलिए, अब मैं यहां पर ये कह दूं दैट इज द सॉल्ट ऑफ एंथ्रानिलिक एसिड, ये है सॉल्ट ऑफ एंथ्रानिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ एंथ्रानिलिक एसिड। क्लियर? आगे की बात देखो, अब अगर मैं यहां इस थैलीमाइड के अंदर कुछ चेंजेस कर दूं, अब अगर मैं इस थैलीमाइड में कुछ चेंजेस कर दूं, कैसे चेंजेस हैं जरा देखेंगे। अगर मैं इस थैलीमाइड में कुछ इस प्रकार के चेंजेस कर दूं, ये लीजिए, ये थैलीमाइड लिया मैंने और मैंने इस थैलीमाइड के अंदर यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। अब यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगते ही ये जो दोनों कार्बोनाइल्स है ना, ये जो दोनों कार्बोनाइल्स है ना, ये वाला कार्बोनाइल और ये वाला कार्बोनाइल, अब दोनों कार्बोनाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, ये गांठ बांध लेना आप लोग बात। क्लियर? अब यहां आपको यह पता करना पड़ेगा कि कौन सा कार्बोनाइल मोर इलेक्ट्रोफिलिक है और कौन सा कार्बोनाइल लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, और वो हम आराम से कर सकते हैं, बिकॉज हमें इन सब्स्टिट्यूएंट्स के विड्रॉइंग इफेक्ट्स, रिलीजिंग इफेक्ट, ये सब लगाने आते हैं, हमने जीओसी में पढ़ा है। तो मैं अब आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं, जरा देखेंगे, इस NO2 का -R इफेक्ट लगेगा कहां पे,
इस पैरा पोजीशन पर। करेक्ट। यहां पर जैसे माइनस आर इफेक्ट लगेगा तो इसके माइनस आर इफेक्ट के कारण, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं ये कह दूं इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई, इसलिए मैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़िया बताता हूं। ये लीजिए, इट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। अब आप देखिएगा, अगर इस NO2 का मैं यहां पर बात करूं तो ये वाली जो पोजीशन है, ये इस NO2 के रेस्पेक्ट में अरे मेटा पोजीशन है, और ये वाली पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में कैसी थी, पैरा पोजीशन थी। तो पैरा पे तो माइनस आर लग रहा था, क्या इसका माइनस आर इस मेटा पे वर्क करेगा? तो हम कहेंगे नहीं, रेजोनेंस कभी भी मेटा पे वर्क नहीं करता। इसका मतलब इसका विड्रॉइंग इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट इस मेटा पे काम नहीं करेगा। मेटा पे NO2 का केवल माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, केवल माइनस आई इफेक्ट काम करेगा इस मेटा पे। तो विड्रॉइंग काम तो कर रहा है बट माइनस आई काम कर रहा है, और माइनस आई बहुत वीक इफेक्ट होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी माइनस आई के कारण इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ी तो है, पर इतनी नहीं बढ़ी जितनी इसकी बढ़ी हुई है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा। तो बताइए यहां पर हमारे को क्या नजर आ रहा है? हमारे को नजर आ रहा है ये पोजीशन मोर इलेक्ट्रोफिलिक है और ये वाली पोजीशन लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। क्या कहूंगा? ये पोजीशन मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, ये लीजिए, दिस वन इज द मोर इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन एंड दिस वन इज द लेस इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन। ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है। अब मुझे एक बात और बताओ, अगर मोर इलेक्ट्रोफिलिक ये पोजीशन है, इसका मतलब OH माइनस का अटैक यहां होगा, यहां नहीं होगा। और जिस कार्बोनाइल पर OH माइनस का अटैक होता है ना, उस कार्बोनाइल का एसिड का सॉल्ट बनता है और दूसरे वाले का कार्बोनाइल CO2 बना के बाहर, और उस पोर्शन पे हम NH2 बना लेते हैं। इसका मतलब मैं अगर इसका आंसर लिखूंगा तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, NO2 की पैरा पोजीशन पर मैं एसिड का सॉल्ट बनाऊंगा, ये लीजिए, और मेटा पोजीशन पर मैं NH2 बनाऊंगा। ये आपको यहां ऐसे प्रोडक्ट वगैरह बनाने आने चाहिए। क्लियर? तो हमें कहीं भी मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने केवल पहचाना यार ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एमाइड में जब होती है तो आंसर निकालने की ट्रिक ये है। हमें पता करना है कौन से कार्बोनाइल पर OH माइनस का अटैक होना, उसके एसिड का सॉल्ट बनाना है, दूसरी तरफ हमें NH2 बनाना है। दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। अब मैं यहां एक एग्जांपल और लेता हूं, जरा आप लोग देखेंगे। ये लीजिए थर्ड एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिया मैंने। अब के मैंने क्या कर दिया है, ये लीजिए, ये CH3 ग्रुप लगा दिया है, करेक्ट, और यहां ये मैंने इमाइड ले लिया है, ये लीजिए, इस इमाइड के साथ मैंने यहां CH3 ग्रुप लगा लिया है। अब बताइए CH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है? तो हम जानते हैं CH3 का दो प्रकार का इफेक्ट लगता है, एक तो लगता है प्लस H इफेक्ट और एक लगता है प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये वाली जो पोजीशन है ना, ये इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन है और ये वाली इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है। क्लियर? अब बताइए प्लस H पैरा पे काम करेगा और प्लस H एक रिलीजिंग इफेक्ट है। इसका प्लस H इफेक्ट अगर लगेगा तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, जबकि इसका प्लस H मेटा पे काम नहीं करेगा, मेटा पे केवल प्लस I काम करेगा। प्लस I वीक रिलीजिंग है तो वो भी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम तो करेगा, पर इतनी कम नहीं कर पाएगा जितनी कम इसने इसकी कर दी। इसका मतलब अगर मैं इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को मेंशन करूं तो ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऐसे बताऊंगा और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कुछ इस प्रकार से बताऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है? अगर कहूं ये वाला मोर इलेक्ट्रोफिलिक है और ये वाला लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। समझ गए क्या कहा मैंने? मैंने कहा ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, क्यों है समझ गए हम लोग, और ये वाला मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, ये लीजिए, करेक्ट। अब इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि अगर यहां Br2 के साथ एल्कली लिया जाएगा तो जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक साइट है ना, इसके ऊपर OH माइनस का अटैक होगा। इसका मतलब इस Me के रेस्पेक्ट में जो मेटा पोजीशन वाला ये ग्रुप है, यहाँ OH माइनस का अटैक होकर सॉल्ट बन गया और दूसरी तरफ हमने NH2 बना लिया। इस रिएक्शन के अंदर ये प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन होगा।
समझ गए? तो इस प्रकार से हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन इन एमाइड्स के प्रोडक्ट्स वगैरह आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जो आप लोगों के अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। पूरा जीओसी का कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वगैरह सब मैंने यहां पर लगा लिए हैं, सारा निचोड़ आपको सिखा दिया इस रिएक्शन का। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, इस सवाल को आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा, सवाल है आप लोगों के लिए। हमने यहां ये लीजिए, ये एक कंपाउंड लिया, करेक्ट, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, और यहां पर अल्कलाइन मीडियम लिया गया, करेक्ट। आपको बताना है आफ्टर द रिएक्शन बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। ये लीजिए, पहला ऑप्शन, ये लीजिए, ये लीजिए, दूसरा ऑप्शन, ये लीजिए, तीसरा ऑप्शन, ये लीजिए, और चौथा ऑप्शन, ये लीजिए। यहां पर मैंने ये लिया है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट यहां पर हमें ऑब्टेन होगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिए फटाफट सॉल्व करें और बताएं मुझे। सही है, बिल्कुल सभी लोगों का सही आंसर है, सभी ने बिल्कुल सोच समझ के आंसर दिया है। देखिए, अब मैं यहां पर चर्चाएं कर लेता हूं एक बार इसकी। देखो, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखें, यहां पर हमने ये सक्सिनिमाइड के अंदर नाइट्रोजन पर लिविंग ग्रुप लगाया लिया है। दिस वन इज द लिविंग ग्रुप, ओके। और अगर लिविंग ग्रुप लगाया लिया है तो इसका मतलब केवल एल्कली की जरूरत है, और एल्कली यहां पर दी गई है, करेक्ट। तो बताइए, एक तरफ तो हमें एसिड का सॉल्ट बनाना होता है और दूसरी तरफ हमारे को अमीन बनानी होती है। यही तो सिखाया मैंने आप लोगों को। क्लियर? क्या कहा मैंने, आप वापस से देखो, मैंने क्या बोला, एक तरफ तो हमारे को एसिड का सॉल्ट बनाना होता है और दूसरी तरफ हमारे को क्या बनानी होती है, दूसरी तरफ हमारे को अमीन बनानी होती है। और अगर कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री है देन देयर शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। तो एक तरफ इधर देखो एसिड का सॉल्ट आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको अमीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है विथ रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन इन ऑप्शन सी के अंदर। तो यहां पर हमारे को जो आंसर मिलेगा वो होगा सी, राइट। ये बात हुई हमारे हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन इन एमाइड एज वेल एज इन अमाइड। और इसके तरीके क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या होते हैं, आंसर निकालने के तरीके क्या हैं, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। ठीक है, चलो जी उतारेंगे आप।